वेलकम टू इन्फो लर्निंग मेड इजी। मैं हूं आपकी लर्निंग जर्नी की दोस्त जो आपको हर टॉपिक आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझाती हूं। आज हम सीखेंगे ओम लॉ। ये लॉ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी और साथ ही पिक्चर्स और डायग्राम्स के जरिए भी। ओहम्स लॉ इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैकेनिक्स को समझने के लिए न्यूटन के लॉज और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए कूलम्स का लॉ। तो स्टूडेंट्स आइए जरा स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओहम्स लॉ जो है ये किसने दिया था। ये बेसिकली एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उन्होंने ये लॉ दिया था। तो सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री लिख दूं यहाँ पर। ओहम्स लॉ वाज बाय जर्मन फिजिसिस्ट, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। दूसरी बात इस लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉ जो है वो किस लिए दिया गया था, क्या स्टडी करने के लिए। याद रखिएगा दो क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं, एक करंट और एक वोल्टेज। करंट और वोल्टेज का या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में क्या रिलेशन बनता है ये लॉ हमें बताएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इस लॉ क्या एप्लीकेशन, इस लॉ का फायदा क्या है, तो आप बताएंगे इट गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो सवाल ये है कि मेरे पास एक गन है और एक बुलेट है, व्हाट डू यू थिंक इनमें से कौन ज्यादा डेंजरस है, विच हर्ट्स यू एक्चुअली, तो आपका जवाब ज्यादातर बच्चों का बुलेट ही होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि बुलेट ही वो फिजिकल चीज है जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके डैमेज करती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर बुलेट वाकई में डेंजरस है तो फिर मैं इस बुलेट को अगर आप पर थ्रो, क्या ये आपको हर्ट करेगी? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब अब वही बुलेट है, वही मैस है, वही मटेरियल है, लेकिन अब ये डेंजरस नहीं है आपके लिए। इसका मतलब इट्स नॉट द बुलेट हु इज डेंजरस। ये बुलेट नहीं होती जो डेंजरस होती है, बल्कि इट इज द एनर्जी बिहाइंड दैट बुलेट विच कैन मेक द बुलेट डेंजरस और नॉट। ये उसके पीछे एनर्जी होती है, वो कितनी स्पीड से आ रही है, वो एनर्जी जो है उसी बुलेट को डेंजरस भी बना सकती है और नहीं भी बना सकती। तो इसका मतलब वो एनर्जी देता कौन है? डेफिनेटली वो एनर्जी, वो स्पीड तो जब आप बुलेट को गन में डालते हैं तो फिर गन ही देती है। इसका मतलब दिखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा डैमेज की जो वजह है वो बुलेट है, लेकिन हकीकत में अगर आप देखें तो असल कसूर बुलेट का नहीं है, असल कसूर जो है वो गन का है, क्योंकि वो बुलेट को इतनी एनर्जी दे रही है कि वो बुलेट जो है वो आपके लिए डेंजरस बन जाती है। लेकिन हम डेली लाइफ में क्या ये बोलते हैं कि गन लगने की वजह से एक बंदा मर गया? नहीं, हम कहते हैं कि बुलेट लगने की वजह से एक बंदा मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ में हम जो कुछ बोल रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वो सही भी हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आज के आर्टिकल से रिलेट करूं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछूं कि स्टूडेंट्स आपके ख्याल में हु इज डेंजरस, करंट और वोल्टेज, तो स्टूडेंट्स अब आप डेली लाइफ की बात करें तो आप फौरन देखेंगे कि आप डेली लाइफ में क्या सुनते हैं, करंट लगने से एक बंदा हर्ट हो गया, करंट लगने से ये हो गया, करंट लगने से वो हो गया, यानी कि यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग करंट। लेकिन हम जानेंगे क्या ये करंट भी उसी तरह तो नहीं बदनाम जिस तरह से बुलेट बदनाम है। हर शख्स बुलेट को कोसता है लेकिन गन की बात कोई नहीं करता। बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट जो है उसका असल कसूर ना हो, बल्कि असल कसूर वोल्टेज का हो। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात का जवाब जानने के लिए कि कौन इनमें से ज़्यादा डेंजरस है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि करंट और वोल्टेज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, वोल्टेज के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ के आए हैं, करंट के बारे में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ कर आए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर दोबारा से आपको करंट और वोल्टेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मेरे पास एक वायर के अंदर कुछ चार्जेस मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं मूव कर रहे जैसे एक जगह पर अगर कुछ पानी मौजूद हो तो वो मूव नहीं करता। और आपको मालूम है अगर मैं इस पानी को एक जगह से हाइट ज़्यादा दे दूं तो फिर आपको मालूम है मैंने एक एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये पानी को, जो हाई एनर्जी पर मौजूद पानी है, उसको मजबूर करेगा कि ये नीचे को आए। अब पानी फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं पानी का फ्लो मुसलसल रहे तो आपको पानी में एनर्जी का एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है।
बिल्कुल, आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पर। ये मेरे पास वायर्स है और उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं और आप जानते हैं ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चार्जेस मूव करें, तो मुझे यहाँ पर भी एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और वो डिफरेंस मैं कैसे क्रिएट करूँगा? वो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करेगा ये एक सेल या बैटरी। जब मैं सेल या बैटरी को अटैच करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली चार्जेस को एक तरफ से हाई एनर्जी दे देता हूँ और दूसरी तरफ लो एनर्जी होती है, और ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये चार्जेस को मूव करने पर मजबूर करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं सेल को आपको अगर यूं इमेजिन करवाऊं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी कि सेल बेसिकली वायर को एक तरफ से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो चार्जेस जो हाई एनर्जी एंड पर है वो मूव करते हैं लो एनर्जी एंड की तरफ। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें सेल ने वायर को एक तरफ से ऊपर कर दिया, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, वायर उधर ही पड़ी रहती है। एनर्जी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास एनर्जी कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होती है। स्टूडेंट्स, आप ये जो सेल लगाते हैं, ये सेल बेसिकली वायर के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेल ने दिया है, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर बताते हैं। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और इस वोल्टेज के आने की वजह से वो जो वायर्स के अंदर चार्जेस का जो फ्लो शुरू हो गया है वो है स्टूडेंट्स करंट। तो यहां से आप लोगों ने एक बात देखी कि चार्जेस तो वायर में पहले भी मौजूद थे, लेकिन क्या चार्जेस फ्लो कर रहे थे? क्या वो चार्जेस एज ए करंट अपीयर हो रहे थे? नहीं। इसका मतलब करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोल्टेज है। यानी अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि बेसिकली एक सर्किट के अंदर जो आपके वोल्टेज है वो एक पुश है करंट के लिए, वो एक धक्का है करंट के लिए, याद रखिएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये पुश नहीं है तो करंट नहीं होगा। यानी कि मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं कहूँगा कि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज इट्स अफेक्ट। वोल्टेज होगा तो करंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने नहीं बोला। इसका मतलब करंट की असल वजह कौन है? करंट की वजह पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है। जब वोल्टेज ही नहीं होगी तो करंट नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दूं तो एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि चार्जेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेंगे और मैं कहूँगा कि करंट ज़्यादा हो गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है तो आप देखेंगे कि करंट भी कम होगा। वही वायर कभी करंट कम दे रही है, कभी करंट ज़्यादा दे रही है। इसका करंट का मसला नहीं है, मसला इसके अक्रॉस लगी वोल्टेज का है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा और उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात सीखी। अगर मैं ये दोनों एग्जांपल्स को गौर से देखूं तो मैं कहूँगा जिस तरह से जो बुलेट और गन की एग्जांपल दी उसमें बुलेट की स्पीड असल बुलेट की वजह से नहीं बल्कि गन की वजह से है, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर करंट कितना होगा ये करंट खुद नहीं डिसाइड करता बल्कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है। तो फिर स्टूडेंट्स, असल में कौन डेंजरस हुआ? ये करंट डेंजरस नहीं है, यानी कि करंट तो डेफिनेटली डेंजरस बन जाता है, लेकिन उसकी वजह कौन है? उसकी वजह करंट को खुद बनाने वाला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे आम तौर पर पूछूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कौन डेंजरस है? बच्चे कहते हैं करंट डेंजरस है, लेकिन याद रखिएगा उस करंट को बनाने वाला कौन है, उसको फ्लो करवाने वाला कौन है, उस करंट का मैग्नीट्यूड किसके हाथ में? वो वोल्टेज के हाथ में। तो जब वोल्टेज ज्यादा होते हैं फिर करंट बेचारा तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम आम जिंदगी में वोल्टेज की बात नहीं करते, करंट की बात करते हैं, इसलिए हम यही कहते हैं कि करंट लगने से एक बंदा हर्ट हुआ। हालांकि हमें कहना चाहिए कि वोल्टेज ने उस बंदे को हर्ट किया है, क्योंकि वोल्टेज ना होती तो चार्ज जितने मर्जी ज्यादा होते करंट हमारे पास उतना ना बनता। आम बंदे ये बात नहीं जानते, लेकिन टेक्निकल लोग ये बात जानते हैं। यही बजाय क्वापडा के किसी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे तो और वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता, आप देखते हैं वहाँ इस तरह का उन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है और उस बोर्ड पर आपको प्रिकॉशन ये दी होती है कि आप लोग इसके करीब ना आए क्योंकि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज है। देखें, किसको ब्लेम कर रहे हैं इंजीनियर्स? वोल्टेज को, क्योंकि उन्हें मालूम है असल मसला वोल्टेज ज़्यादा होती है फिर करंट तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन असल मसला करंट का नहीं है, असल मसला वोल्टेज का है, क्योंकि करंट तो खुद वोल्टेज के हाथों में ही है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आम तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मेरे पास दो वायर्स हैं, एक वायर आपको बड़ी थिक किस्म की खौफनाक वायर नजर आ रही है और एक बड़ी बेजरर सी पतली सी वायर नजर आ रही है, मैं कहता हूँ दोनों में करंट है, किसको हाथ लगाएंगे? आम बंदा जो है वो फौरन ही सोचता है कि यार ये तो मोटी वायर है, मोटी वायर मतलब ज़्यादा चार्जेस होंगे इसके अंदर, तो वो इसको नहीं टच करता।
और वो प्रेफर करेगा वो पतली वायर को टच करे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वायर का मसला नहीं है। अगर मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊं कि ये जो छोटी वायर है जो बज़ाहिर बेज़र लग रही है, जिसके अंदर मौजूद चार्जेस की तादाद कम है, लेकिन उसके जो बैटरी अटैच है वो हमारे पास 100 वोल्ट्स की है। और वो जो बज़ाहिर खौफनाक वायर है जिसके अंदर लग रहा है बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन उसके साथ सिर्फ 2 वोल्ट्स का एक सेल लगा हुआ है। तो अब बताइए, आप खुद ही फैसला कीजिए कि कौन एक्चुअली ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस केस में जो बारीक वायर है वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसके साथ जो वोल्टेज लगी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो जो थिक वायर है वो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ जो वोल्टेज है वो बहुत कम 2 वोल्ट्स लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी तमहीद मैंने बांधी है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कौन किसको कर रहा है, वोल्टेज करंट को या करंट वोल्टेज को। स्टूडेंट्स वोल्टेज करंट बनाता है, और वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। इसे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ओहम्स का लॉ भी यही कहता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा ओहम्स लॉ के में, हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाल लिया। और वो रिलेशनशिप क्या है कि जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना ही करंट भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हो तो वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात जो अब आपको लग रही है, ये बेसिकली ओम्स का लॉ है। स्टूडेंट ज़रा तवज्जो कीजिए, ये स्टेटमेंट बुक में यहाँ तक नहीं है, इससे आगे भी एक लाइन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी स्टूडेंट ज़रा देखते हैं हमने ये जो बात की है, क्या मैं इसको मैथमेटिकली लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो इसे तो यूं नहीं लिखना चाहिए कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जितना वोल्टेज ज़्यादा करूँगा करंट उतना ज़्यादा होता जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वलिटी चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो है 1/r। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आइए ज़रा इस r को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v = i r। तो ये है हमारे पास ओहम्स लॉ की फाइनल शक्ल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओहम्स लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, हम ये जानना चाहेंगे डेफिनेटली कि ये आर क्या है। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जिस वायर में से करंट पास कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक और नाम भी याद रखिएगा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस दोनों का मतलब होता है ऑपोजिशन। स्ट्रेस रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैकेनिक्स में हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं। आपको मालूम है फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम अपोज करना होता है मोशन को। बिल्कुल इसी तरह से रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम करंट को अपोज करना होता है। स्टूडेंट्स करंट क्या है, करंट चार्जेस का फ्लो है। अगर हम एक वायर के अंदर बहुत जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं जा रहे। दरमियान में मौजूद एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पर पोजीशन पर फिक्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार उनसे टकराते हैं तो इनका फ्लो बार बार जो है वो अपोज होता है। तो इसका मतलब ये जो अपोजिशन आ रही है इसे हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। तो याद रखेगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स। याद रखेगा, एक्चुअली में कंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन देने की असल वजह कौन है? कंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन देने की असल वजह वो एटम्स हैं जो अपनी जगह पर फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स बार बार उन एटम से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वो जो फ्लो है उनका वो बार बार खराब होता है, रुकता है, अपोज होता है। इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग जान गए हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। अब मैं आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस का यूनिट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा रेजिस्टेंस का फार्मूला बना दूं। भाई रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? ओहम्स लॉ ही है, V = IR है ना।
तो आप आर एक तरफ रख लें, आई उधर जाकर वी से डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला है रेजिस्टेंस का? आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो अगर आप लोग इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप पहले वोल्टेज और करंट का यूनिट पुट कर दें। अब आप लोग जानते हैं वोल्टेज का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट्स होता है, ये वोल्टेज का यूनिट आ गया। और करंट का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, करंट का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्पियर्स। और वोल्टेज को जब एम्पियर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का यूनिट जो कि है ओहम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ओहम यूनिट जो है रेजिस्टेंस का। ओहम जो है वो किसके बराबर है? वोल्ट ओवर एम्पियर। और याद रखिएगा अगर मैं 1 ओहम चाहता हूं 1, तो उसके लिए वोल्ट भी 1 होना चाहिए और एम्पियर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो अगर आपसे भी पूछे व्हाट इज 1 ओहम, 1 ओहम कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 ओहम वो रेजिस्टेंस होगी जब किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे और कंडक्टर 1 एम्पियर करंट बन जाए, तो उस वक्त उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओहम। तो 1 ओहम क्या है? 1 ओहम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट। अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट बना दे, तो ये रेजिस्टेंस जो होगी उसकी वो 1 ओहम कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आप लोगों ने जो मैंने बार बार बोल दी है ये यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेनी है। इजी डेफिनेशन है, अब आप लोग लिख लीजिएगा। मैं मजीद आगे लेकर चलता हूँ इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा 2-3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1, ये जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, उसके अंदर बॉन्डिंग्स वगैरह कैसी हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक वुड की बात करते हैं, लकड़ी की, तो आप लोगों ने बचपन से सुना हुआ है कि जो लकड़ी है अगर वो आपके हाथ में तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी जो है उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसमें से करंट नहीं बह सकता। इसी तरह प्लास्टिक के बारे में आपने सुना होगा, रबड़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये वो चीज़ें हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेटल्स की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, उनमें से बहुत ज़्यादा करंट पास करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है इसकी वजह कौन है? ये मटीरियल खुद है। तो कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है। और आपकी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी? याद रखिएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ वायर। ज्योमेट्री का क्या मतलब है? ज्योमेट्री से मुराद है वायर की लेंथ कैसी है, वायर का एरिया कैसा है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज नहीं बल्कि ये नेक्स्ट आर्टिकल आएगा रेजिस्टिविटी का, उसमें एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप याद रखें कि ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। इधर मेरे पास एक जैसी वायर है, दोनों एल्यूमिनियम की वायर है, लेकिन एक पतली है और एक थिक है, तो क्या उनके रेजिस्टेंस एक जैसी होगी? नहीं स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री मैटर करती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर। तीसरी जिस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है स्टूडेंट्स वो है कि उस वायर का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। आपने देखा अगर मैंने इनमें से कोई एक चीज़ भी चेंज कर दी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है। और जब रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, तो फिर ओहम्स लॉ नहीं लग सकेगा। इसका मतलब अगर आप ओहम्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी चाहिए, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होना चाहिए। बारे में आप लोगों ने देखा है कि बुक में ये आर्टिकल जो है वो बगैर किसी हेडिंग के है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने इसको इस तरह से लिख दिया हेडिंग्स देकर, ताकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में ना हो। नाउ स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं मजीद इसमें हमें क्या जानना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ओहमिक सब्सटेंसेस, एक को बोलते हैं नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। इनका नाम ही जाहिर कर रहा है ये बेसिकली कौन से सब्सटेंसेस है। ओहमिक सब्सटेंसेस डेफिनेटली कौन होंगे? जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे। याद रखिएगा ओहमिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? दे ओबे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कहता क्या है?
ओहम्स लॉ कहता है करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनमें अगर हम देखते हैं ओमिक सब्सटेंसेस में, तो जब भी मैं वोल्टेज डबल करता हूँ तो करंट डबल हो जाता है। जब भी मैं वोल्टेज 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो करंट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। दूसरे अल्फाज में वाकई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ओमिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये नॉन ओमिक सब्सटेंसेस है डेफिनेटली, इनको फिर मैं क्या कहूंगा, नॉन ओमिक। ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, दे डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, यानी इनमें करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। इन पर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ऐसा क्या खास बात है इनमें कि ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं? ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि ओहम्स लॉ तब ओबे होता है जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो फिर ही ओहम्स लॉ फॉलो होगा, फिर ही वोल्टेज डबल करने पर करंट भी डबल होगा, वोल्टेज 3 टाइम्स करने पर करंट भी 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, करंट के फ्लो के दौरान रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो याद रखिएगा ओमिक सब्सटेंसेस में रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, मेरे पास मैं इनका एक ग्राफ बनाता हूँ। मैं एक ग्राफ लेता हूँ जिसमें एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है और वाई एक्सिस पर करंट है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो 2 है, 2 वोल्ट्स, और करंट है इस वक्त 40 मिली एम्पियर। अगर ये ओमिक सब्सटेंसेस हैं तो फिर अगर मैं वोल्टेज 2 से डबल करके 4 कर दूं तो करंट भी 40 से डबल होकर 80 मिली एम्पियर्स होना चाहिए। अब मेरे पास ये पॉइंट आएगा, और अगर मैं वोल्टेज को डबल करने की बजाय 3 टाइम्स कर दूं, तो पहले 2 वोल्ट से तो 3 टाइम्स करूंगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो जब 6 वोल्ट होगा तो करंट भी 40 मिली एम्पियर से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 120 मिली एम्पियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इस तरह से जब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करता रहूंगा तो इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो आप देखेंगे आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन जो है वोल्टेज करंट ग्राफ के ऊपर इस बात की निशानदेही कर रही है कि जब जब मैंने जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाई है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ा है। दूसरे अल्फाज में करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है। तीसरे अल्फाज में ओहम्स लॉ ओबे हुआ है, यानी कि ये ओमिक सब्सटेंसेस का ग्राफ है। तो ओमिक सब्सटेंसेस का ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। स्ट्रेस याद रखिएगा, अगर मैं वोल्टेज करंट ग्राफ बनाऊं तो इस ग्राफ में अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाए तो फिर स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि हमारे पास ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओमिक सब्सटेंसेस में वोल्टेज करंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। नाउ स्टूडेंट्स आखिर आप लोग ये पूछेंगे कि सर ये तो आपने सारा बता दिया कि ओमिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, कोई एग्जांपल भी तो देना। कौन ओमिक सब्सटेंस है रियल लाइफ में? याद रखिएगा 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की तो करीब तरीन जो चीज़ें हैं ओमिक सब्सटेंसेस के वो स्टूडेंट्स बेस्ट कंडक्टर्स हैं, और वो बेस्ट कंडक्टर्स में आपको मालूम है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आते हैं। तो याद रखिएगा इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ओमिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं कॉपर। पहले मैं कह देता हूं जनरल कौन है इसके एग्जांपल्स, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटल के जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक होते हैं। और याद रखिएगा आगे हम फर्दर एग्जांपल दे सकते हैं कॉपर, इसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। ये है स्टूडेंट्स ओमिक सब्सटेंसेस। तो ओमिक सब्सटेंसेस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों के सामने बता दी विद एग्जांपल्स। अब जरा वापस चलते हैं, डिस्कशन को नॉन ओमिक की तरफ लेकर जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनमें वजह क्या है उनको ओबे ना करने की? यहां तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती थी, तो फिर यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट
नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाई दे आर नॉन ओमिक, बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। रेजिस्टेंस चेंज होती है। जब हम बात करते हैं चेंज की, तो चेंज दो किस्म का होता है, बढ़ जाना, कम हो जाना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। याद रखिएगा नॉन ओमिक में दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। इसलिए यहां से आगे मैं नॉन ओमिक की दो कैटेगरीज आपके सामने बना देता हूं। एक कैटेगरी वो है जिसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, और एक कैटेगरी वो है जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। यानी एक में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली और एक में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, दोनों सूत्रों में रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो ना रही। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ओहम्स लॉ तो अप्लाई नहीं हो सकता। और जब ओहम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा वो चीज़, तो फिर हमारे पास उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो कर्व ही आएगा। तो यहां पर कैसा कर्व आएगा, जरा तवज्जो से देखना है आप लोगों ने। इसमें हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी। ये ग्राफ आगे जाकर कर्व हो रहा है। अगर ये ओहम लॉ को फॉलो करता रहता तो आप देखते ग्राफ ऐसे ही जाता रहता स्ट्रेट, लेकिन आप देख रहे हैं ग्राफ का आगे जाकर कर्व होना ये बता रहा है कि अब हमारे पास वोल्टेज बढ़ने से करंट उतना नहीं बढ़ रहा। अगर उतना बढ़ता तो इसी लाइन के ऊपर ही रहती ये ग्राफ, लेकिन ग्राफ का नीचे को टर्न होना ये बता रहा है कि वोल्टेज आपने बढ़ाई लेकिन करंट उतना नहीं बढ़ा। याद रखिएगा ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करा। ये वो कर्व देंगे जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। इनकी एग्जांपल्स याद रखिएगा, फिलामेंट बल्ब, बल्ब फिलामेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो बल्ब का फिलामेंट होता है, आप जानते हैं जब हम बल्ब को ऑफ करते हैं तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, लेकिन जब बल्ब ऑन हो जाता है तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो कर्व ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो सब्सटेंसेस जिनमें टेम्परेचर बढ़ना से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है, उनका ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होगा। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, बल्कि ग्राफ एक कर्व है। इनमें एग्जांपल कौन है, याद रखिएगा इनमें एग्जांपल्स हैं डायोड्स, जंक्शंस, पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में कौन आ जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक नाम आगे बताऊंगा, यहां पर बता रहा हूं लेकिन आगे पढ़ेंगे, और वो है नीचे लिख देता हूं, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स सिर्स ये है हमारे पास बेसिकली वो सब्सटेंसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। याद रखिएगा ये बात, यहां से देखिए ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो बच्चे समझते ग्राफ नीचे जो जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है, नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। इस वजह से ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि ग्राफ में अगर आप इधर देखें तो वाई एक्सिस पर करंट है और ग्राफ को उधर को बेंड होना ये बता रहा है कि करंट उतना पैदा हो रहा उस कंडक्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की कैटेगरीज। आई होप कि ओहम्स लॉ आपको समझ में आया होगा और ये आपको पता चला होगा कि एक्चुअली इसको ब्लेम करना चाहिए करंट को या वोल्टेज को। करंट जो है हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उसकी वजह हकीकत में करंट नहीं है, बल्कि करंट को बनाने वाली चीज़, और वो कौन है, वो वोल्टेज है। तो स्टूडेंट्स ये था ओहम्स लॉ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए